गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 31st ऑफ जुलाई और आज जो 6 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, एक बार उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा एक एक्सीडेंट हुआ है केरला के अंदर, जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई। तो वहाँ पे एक रिवर है, चेलियार रिवर, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इस तरह के टॉपिक से और इस तरह की न्यूज़ से जब दिन की शुरुआत होती है तो पूरा दिन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मूड खराब ही रहता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोई गुड मॉर्निंग है नहीं आज, तो बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे, जो कि आसाम के अंदर पड़ती है। ये भी किसी करप्शन या वायलेशन ऑफ लॉज की वजह से न्यूज़ में है, इसको थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं। पैंगोंग सोगले के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो रिसेंटली पिछले 2 साल से इश्यूज चल ही रहे हैं। पैंगोंग सोग के ऊपर चाइना एक डैम बना रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस बार का जो बजट आया है उसमें गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, यानी कि गोल्ड इंडिया में सस्ता हो गया है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होती है। ये भी हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए, शायद हम इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले किया नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। उसके बाद लिवर मोरियम, ये हम लोग साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से पढ़ेंगे। एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर भी क्या किया, बनाया गया है लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से आएगा ये सवाल आपके पास। चलिए, देखिए ना, एक मतलब अगर मैं थोड़ा-सा पर्सनल होना चाहूँ तो आई होप आप मुझे थोड़ा-सा परमिशन देंगे। रिसेंटली एक पंचायत सीज़न आता है, आपने सबने देखा ही होगा शायद उसको। उसमें कैरेक्टर है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, वो आर्मी में होता है। तो अभी सीज़न में वो एक डायलॉग बोलता है कि भई किसी को भी समय से पहले नहीं जाना चाहिए। किसी को भी मतलब किसी को भी, है ना? देखिए, जीवन मृत्यु तो एक सच्चाई है ऑब्वियसली, और सबकी मृत्यु होनी ही है एक दिन। लेकिन समय से पहले मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली। समय के ऊपर तो सबने जाना ही है। तो देखिए, 120 डेड एज़ द लैंडस्लाइड फ्लैटन वेनाड विलेजेस। बहुत सारे रीज़न की वजह से ये तो लैंडस्लाइड हुआ है, कभी सुनामी, कभी ड्रॉट, कभी फ्लड, डेथ होती रहती है, अनटाइमली डेथ होती है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं, आदमी भी हैं, सबकी डेथ हो जाती है। इनके भी सबके एस्पिरेशंस रहते होंगे। ये भी सोचते होंगे हम लोग लाइफ में ये करेंगे, 10 साल, 20 साल का प्लान बनाते होंगे, हम लोग लाइफ में ये करेंगे वो। लेकिन भगवान ने, नेचर ने इनके लिए कुछ और ही सोचा होता है अनफॉर्चुनेटली। और ये देखिए ज़रा, 122 लोगों की डेथ फिलहाल कन्फर्म हुई है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो उतना मुझे लगता है इस तरह के इंसिडेंट जब सुनते हैं ना, कि किसी की बच्चे की डेथ हो गई और वो सब हो गया, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। और इसको लेके एक आर्गुमेंट भी होता है भगवान के रिगार्डिंग। तो जब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो ऑल पावरफुल है, और जब लोग कहते हैं कि भगवान ऑल लव है, ठीक है? ऑल लविंग गॉड एंड ऑल पावरफुल गॉड, सबसे प्यार करने वाला है और सबसे पावरफुल है। तो जब इस तरह के हम लोग इंसिडेंट देखते हैं कि छोटे बच्चों की डेथ हो गई, बच्चों को कैंसर हो गया, है ना? लोग 10 भी 15 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है एंड ऑल दैट, कैंसर हो गया किसी को, कुछ ना कुछ बीमारियों से मर जाते हैं। तो उस जब स्थिति को देखते हैं तो ऐसा लगता है भैया ऑल लविंग तो नहीं है ना? अगर लो ऑल लविंग होता तो फिर 6 महीने के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कैंसर क्यों होता? इस तरह से लैंडस्लाइड से सोते हुए लोग, इनोसेंट लोगों की डेथ क्यों होती? अगर भगवान ऑल लविंग होता तो? अगर ऑल लविंग है, तो इसका मतलब ऑल पावरफुल नहीं है। क्योंकि ऑल पावरफुल अगर होता तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो पाते। तो ये भी एक फिलॉसफी में बेसिकली इस तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं कई बार, कि दोनों चीज़ें जो है वो कंट्रास्टिंग है। अगर ऑल लविंग है तो ऑल पावरफुल नहीं है। अगर ऑल पावरफुल है तो फिर ऑल लविंग का प्रूफ आपको नज़र नहीं आता है। तो कभी-कभी ऐसा इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ना, बड़ा अजीब-सा लगता है। भई भगवान अगर है तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, और नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ें। खैर, अ, इस तरह की न्यूज़ मैं तो देखता हूँ, पूरा दिन डिस्टर्ब रहता हूँ। जब पता लगता है, अभी देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हुआ दिल्ली में, है ना? 3 बच्चे जो घर से पढ़ाई करने के लिए आए थे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ ही रहे थे। उनकी डेथ हो गई किस तरह से, बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ वो भी। और ये सब स्टेट का कसूर है बेसिकली। ये एक मैन मेड क्राइसिस है कंप्लीटली। इस तरह की जब डेथ हो रही है, बच्चों की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो ये कंप्लीटली मैन मेड है। इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है, भगवान का कोई रोल नहीं है ना? जिस तरह से जो नॉर्म्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं, फायर क्लीयरेंस नहीं है, एक-एक क्लासरूम में 800-800 बच्चों को, 1000 बच्चों को घुसाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही एंट्री एग्ज़िट गेट होता है। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। हमने भी क्लासेस में देखा है बहुत बार,
विंटर्स में क्या होता है, जब खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दी जाती हैं, एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पे 800-900 बच्चे बैठते हैं। हम खुद स्टूडेंट रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था 2012 में आया था दिल्ली में पढ़ने के लिए, तो हमारे क्लासरूम में भी जो है 800-1000 बच्चा बैठा करता था और वो बेसमेंट में होता था मुखर्जी नगर में। और कई सारे बच्चों, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, बेसमेंट होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमने देखा है बच्चों को बेसिकली अनकॉन्शियस होते हुए। फिर बाद में तो कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी आया था उसके लिए, किया बच्चों ने। और फिर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जब रूल्स आए तो वो कोचिंग, पूरे का पूरा कोचिंग बेसमेंट में चलता था। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है बत्रा, उसके नीचे बेसमेंट में कोचिंग चला करती थी खूब सारी। तो वो उस समय बंद हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चल ही रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो पूरा मैन मेड क्राइसिस है जिनको पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता था। और लेट्स होप इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आए, कुछ चीज़ें बदलें, अच्छाई के लिए बदलें। और ऑनलाइन एक इसका बेसिकली पिछले कई दिनों से जब हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, बच्चों से भी सुन रहे हैं, तो ऑनलाइन एक अल्टरनेटिव नज़र आता है। क्योंकि ऑफलाइन, पहली बात तो पैसा बहुत लगता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं समाज में, तो वो चीज़ें हैं। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं। आप ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन भी ऑप्ट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, सेम टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, कंटेंट भी सबके लिए सेम होता है। उसके अलावा जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बच्चे वो मेंस वाले टॉपिक के लिए पूछ रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज मैं करने वाला हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है? तो उसका कंटेंट तैयार हो ही चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड हालांकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ रही। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत पोटेंशियल टॉपिक है इस बार एग्जाम में आने के लिए, या फिर नेक्स्ट टाइम आने के लिए बहुत पोटेंशियल है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कैसे हुई, इसका पर्पस क्या था, गवर्नमेंट का यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आर्गुमेंट यहाँ पे दिए हैं, इलेक्टोरल पार्टीज को फंडिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के आर्टिकल में। तो वो आज आर्टिकल आने वाला है। बाकी आपसे मैं सजेशन लेना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो, कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करें, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हम देखते हैं जो टॉपिक लगता है कि वो वायबल हैं, जिन पे टॉपिक पे डिस्कशन किया जा सकता है, वो टॉपिक मैं डेफिनेटली लूंगा। तो अब ये प्रैक्टिस रेगुलरली चलने वाली है, आज से इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि वो हफ्ते में 6 दिन आएगा, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट वो आएगा ही, क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा-सा उस कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ता है। बट आप ज़रूर सजेशन दीजिए कि कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। तो जो ज़्यादातर बच्चों का इश्यू रहेगा और जो टॉपिक की क्वालिटी के हिसाब से लगेगा, उस टॉपिक पे डेफिनिटली डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं आज के सेक्शन की। और पहली है चिलियार रिवर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है बहुत खतरनाक वाला। तो वहाँ पे एक रिवर है बेसिकली चिलियार रिवर, जो कि ओवरफ्लो भी हो गई थी। वहाँ पे फ्लड आया और कुछ 9 बॉडीज, डेड बॉडीज बेसिकली उसके अंदर बह गई। और पास के गांव में भी जो आया है, 2-3 गांव में, तो वहाँ पे 100 से प्लस ज़्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो एग्जाम में रिवर के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी सी रिवर है, सिर्फ 169 किलोमीटर का लगभग इसका फ्लो रहता है। बट फिर भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में वो। तो ये नीलगिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट के अंदर है, वहाँ वेनाड में, केरला में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये आपसे पूछ सकता है ड्रेनेज सिस्टम में। पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी क्या कर रहा है, वो देखिए मेजर रिवर्स तो हमेशा पूछता ही है, लेकिन माइनर रिवर्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है, जो किसी वजह से न्यूज़ में रहती हैं। तो ये वही माइनर रिवर है जहाँ से आपसे सवाल आएगा। उसके अलावा जो इसके कुछ और नाम भी लोकल नाम दिए गए हैं, जैसे चुलिका, नीलांबूर, बीपोर, ये कुछ इस रिवर के ही नाम हैं, तो थोड़ा आपने इसको ध्यान रखना है। जो मुल्लापुरम या काजीकोड डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ से ये फ्लो करती है। उसके अलावा अरेबियन सी के अंदर ये ड्रेन करती है, याद रखना है। बे ऑफ बंगाल में नहीं करती है, ये करती है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिवर वेस्टर्न घाट के ईस्ट में ओरिजिनेट होती है तो वो ईस्ट में ही फ्लो करेगी, और अगर कोई वेस्ट में ओरिजिनेट होती है तो वो वेस्ट में ही ओरिजिनेट करेगी। कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को कट इस तरह से नहीं करती है। तो ये रिवर बेसिकली अरेबियन सी के अंदर ड्रेनेज होती है, ठीक है? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, इरिगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, खासकर जो टिम्बर होता है, लकड़ी जो होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के इसका लोकल यूज किया जाता है। बट पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग बहुत सारी होती है। इस रिवर का जो फ्लड प्लेन है, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, सेटलमेंट की डिमांड की वजह से वहाँ पे एनक्रोचमेंट भी बहुत सारा होता है। तो पिछले कुछ समय से केरला की सरकार कोशिश कर रही है इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने की। बट लेट्स सी क्या होता है।
इतना ज़रूरी, इतनी बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी सी रिवर है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके लिए। ओरिजिन क्या है बेसिकली, कहाँ से बिलोंग करती है। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और ये देखिए इधर है सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे ये आपको पड़ रहा है, दिख रहा है। अब ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं हो सकती। रेजिडेंशियल एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं हो सकती, माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। लेकिन आसाम की गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के ही बिना, विदाउट द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 68 स्कूल्स यहाँ पे ओपन कर दिए। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनके बच्चों को सुविधाएं तो मिलती नहीं है एजुकेशन की, तो सरकार ने यहाँ पे 68 स्कूल बना डाले। अब देखें ना, ये बड़ा इशू है यहाँ पे नेचर को प्रोटेक्ट करें या फिर लोगों को डेवलपमेंट दें। एजुकेशन वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन वर्सेस डेवलपमेंट, एजुकेशन वर्सेस नेचर, एजुकेशन वर्सेस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यस, तो ये बड़े इश्यूज हैं, ये एक तरह के एथिकल इश्यूज के सवाल अंदर भी सवाल आ सकता है कि आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप डीएम हो या फॉरेस्ट ऑफिसर हो, आपके वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अभी देखे दोनों ही, ये तो बड़ा डायलेमा हो गया ना। एक तरफ लोगों को, बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, वो गरीब हैं पहले से, उनके पास एजुकेशन नहीं है, दूसरी तरफ से नेचर को कंजर्व भी करना है, दोनों चीज़ें हैं, बेसिकली एथिकल डायलेमा भी बनता है यहाँ पे। तो 68 स्कूल्स यहाँ पे ओपन कर दिए गए। अब वो स्कूल ना कई सालों से चल रहे हैं, वहाँ पे 3000 से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, जिनको एजुकेशन मिल रही है। लेकिन ये जो स्कूल बनाए गए हैं बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के, तो ये तो क्लियर कट वायलेशन ऑफ लॉ है। अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला काम भी आता है, राइट। अब देखिए जरा, क्या इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये वायलेशन ऑफ लॉ है, या फिर इनको कंटिन्यू किया जाएगा? दोनों ही दिक्कतें हैं। अगर कंटिन्यू किया जाता है तो ये वायलेशन हो गया लॉ का, अगर बंद कर दिया जाता है तो उन बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? तो ये सिचुएशन अभी वहां पे बन रही है। लेट्स सी इसका क्या सोल्यूशन होता है, तो इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही। और इस तरह की जो जजमेंट आएगी, सोल्यूशन आएगा, वो फ्यूचर में जो भी इस तरह के केसेस होंगे उनके लिए भी एक बेसिकली बेस का काम करेगा। लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। बट एनीवेज, जो सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम के अंदर। 220 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, जिसमें से 175 इसका कोर एरिया है। कोर एरिया के अंदर किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। 1934 में पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको सोनाई रुपाई गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। उस समय इसका एरिया भी थोड़ा कम होता था, बाद में इसको जो है इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पे सोनाई रुपाई रिवर जो है वो फ्लो करती है, जिसके ऊपर इसका नाम जो है वो पड़ा है। कई सारी जो है दूसरी रिवर्स भी यहाँ से फ्लो होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, जैसे दोलसिरी, गवारू, गलगेली, बलसीरी वगैरह, वो सभी थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपने। थोड़ा रट्टा वगैरह मार लेना थोड़ा बहुत, इस पे कुछ नहीं है। रेनी सीजन मानसून में क्या होता है, ये जो रिवर्स होती हैं और या जो छोटी छोटी इसके आसपास जो काइंड ऑफ लेक्स होती हैं, तो वो वेटलैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर पानी भर जाता है, उसे भील कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आपने, भील। सिंपली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भील वाज रिसेंटली न्यूज, तो भील क्या है? ये एक वेटलैंड होती है जो कि रेनी सीजन में अंदर आती है, बिना रेनी सीजन के ड्राई हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है। वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ये वाली इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेजिटेशन के रिगार्डिंग। देखिए, फ्लोरा और फौना, ठीक है, मतलब वहां की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन। किसी भी एरिया की वेजिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन फौना, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स वहां पे पाए जा रहे हैं, देखो अगर आप इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन वेजिटेशन तो आपने पक्का याद करना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आपको यहाँ पे मिलती है। ऐसा ही पूछेगा आपसे वो आपको बोलेगा भैया सोनाई रुपई जो रिवर है या फिर जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऐसे पूछेगा सवाल। या फिर सवाल सिंपली भी पूछ सकते हो, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। वो बोलेगा कि दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज रिसेंटली न्यूज फॉर द वायलेशन ऑफ द कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड देयर, और ग्रासलैंड इज ऑल्सो फाउंड देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दिस? ऐसे भी सवाल पूछ सकता है उल्टा। सेंचुरी पूछेगा, करेक्ट सेंचुरी बोलेगा, करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, करेक्टरिस्टिक्स देगा, सेंचुरी पूछेगा। ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना है। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन,
मोइस्ट डेसिडियस और ग्रासलैंड, चारों ही वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बार बार बता रहा हूँ। उसके अलावा एशियन एलिफेंट, इंडियन गोर, लेपर्ड वाइल्ड लाइफ, वो तो खैर हर जगह मिलेगा ही आपको। यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह के बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी थोड़ा आपने देख लेना है। चलिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर, उसको 15% से कम करके 6% कम कर दिया है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है आपको मैं बताता हूँ, वैसे पता ही होना चाहिए आपको। जब आप कोई भी कमोडिटी इंपोर्ट करते हो, जैसे अमेरिका से आप कुछ इंपोर्ट करते हो, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया से कुछ इंपोर्ट करते हो, तो जब वो इंडियन बाउंड्री के अंदर एंट्री करती है, जब वो पोर्ट से, एयरपोर्ट से इंडियन मार्केट के अंदर आती है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिसे आप इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हो, उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब जैसे मान लो आप जैसे ये हमारा बॉर्डर है, सपोज करिए इस तरफ इंडिया है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, लेट से ऑस्ट्रेलिया से लेट से आप कुछ रेडियो इंपोर्ट करते हो, ठीक है, रेडियो। अब लेट से ऑस्ट्रेलिया में इस रेडियो की जो कीमत है वो सपोज करिए 500 रुपए है, लेट से, मतलब उसके बराबर जो उसका डॉलर है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी लगा दिया इसके ऊपर, इसके ऊपर हम लोगों ने 50% कस्टम ड्यूटी लगा दिया। तो जब ये इंडियन मार्केट के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली इसका एमआरपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 50% बढ़ जाएगा। 500 का 50% कितना हुआ, 250, तो इसकी कीमत हो जाएगी 750 रुपीज। दैट इज कस्टम ड्यूटी। तो जब कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की जाती है तो उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू इंडिया में बढ़ जाती है। जब कस्टम ड्यूटी डिक्रीज की जाती है उसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में कम हो जाती है। अभी गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी को यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। पहले ये 15% थी, नाउ दिस इज 6%। इसका मतलब गोल्ड का प्राइस कम हो गया है। गोल्ड का प्राइस जो है दैट वाज अराउंड 74 के पर 10 ग्राम, एक तोला चल रहा था। अभी ये जो है वो 66 या 67 के आसपास हो गया है, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही, तो वो कम हो गया बेसिकली। लेकिन इससे ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो कैसे जुड़ा हुआ है, ये तो टॉपिक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम है गवर्नमेंट 2015 में लेके आई थी। इंडिया में क्या ना, लोगों को फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को रखने की आदत है। वो लोग गोल्ड खरीदते हैं फिजिकल फॉर्म में, उसको अपने घर पे रखते हैं, वो साल 10 साल ऐसे घर पे पड़ा रहता है ना, और फिर बाद में उसको बेचते हैं या नहीं भी बेचते हैं। तो सरकार का ये आइडिया था कि भाई देखिए, जो आइडल गोल्ड, जो आपके घर में खाली गोल्ड पड़ा रहता है फिजिकल फॉर्म में, आप उसको ऐसे मत खरीदो, आप मार्केट में जाके गोल्ड को मत खरीदो। इससे कई दिक्कतें होती हैं। इससे एक तो दिक्कत ये होती है कि खुद उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। फिजिकल फॉर्म में घर में गोल्ड रखोगे, चोरी हो गया तो, अगर बैंक के लॉकर में रखोगे तो बैंक को आपको फीस देनी पड़ती है। दूसरा, जब इतना सारा गोल्ड फिजिकल फॉर्म में विदेशों से आएगा, हमारा बिल बढ़ेगा डॉलर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यहाँ पे आ सकता है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी कम हो जाता है। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम लेके आए। सरकार ने यह कहा कि देखो भाई, आप ना फिजिकल फॉर्म में गोल्ड मत खरीदो, आप बॉन्ड खरीदो, ठीक है। वो बॉन्ड क्या होंगे, वो बॉन्ड जो है वो गोल्ड के साथ ही रिलेटेड होंगे। आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको बॉन्ड मिलेगा। बॉन्ड इज लाइक अ गवर्नमेंट पेपर, आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पीस ऑफ पेपर है, आरबीआई जो है इसको इशू करता है सरकार के बिहाफ पे। अब ये मान लो जो है वो लेट से 10 लाख रुपए का है, ठीक है, 10 लाख रुपए तक का है ये। आप यहां पे इन्वेस्टर हो, आरबीआई ने इसको इशू किया, आपके पास 10 लाख रुपए हैं मान लो। अब या तो 10 लाख रुपए पे आप डायरेक्टली मार्केट से गोल्ड खरीदोगे, यूजुअली तो हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन सरकार कह रही है कि आप ये मत करिए, आप ये 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदिए 5 साल के लिए, लेट से 5 साल की इसकी लिमिट होती है। आपके पास 10 लाख रुपए है ना, आप बैंक में जाइए, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए 5 साल के लिए। 5 साल तक क्या होगा, आपको हर 6 महीने में आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेट से 2.5% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। वो तो मिलेगा ही इंटरेस्ट रेट तो, लेकिन आपका जो 10 लाख रुपए है वो स्टोर है अभी भी। 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, 10 लाख रुपए के बराबर जो गोल्ड होगा वो मिलेगा। जो करंट प्राइस है, उस समय जो मार्केट में प्राइस होगा 5 साल के बाद, वो उसके बराबर आपको गोल्ड मिल जाएगा।
या पैसा लेना चाहो तो पैसा भी ले लीजिए, वैसे तो इसमें पैसा ही मिलता है क्योंकि सरकार गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के अंदर वो नहीं करती है। तो 5 साल के बाद 10 लाख के बराबर जितना गोल्ड आएगा आप सरकार से वो ले लीजिए। ये होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। इसमें आपको गोल्ड नहीं मिला, लेकिन आपको गोल्ड के बराबर पैसा तो मिल गया, अदरवाइज तो आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते। अब ये जब चीजें हो रही, इसको आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो डायरेक्टली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आपने याद रखना है। जो हमारे बैंक्स होते हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक वगैरह, आप किसी भी बैंक में जाके ये ले सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2-4-5 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप ले सकते हो ये। अब इससे सरकार ने इसको कस्टम ड्यूटी कम कर दिया, तो इससे दिक्कत क्या हो गई, अब गोल्ड का प्राइस हो गया कम, राइट। लेट से 5 साल पहले गोल्ड का प्राइस था 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम, 60,000 रुपए था। आपने 5 साल पहले गोल्ड बॉन्ड परचेज किया था, आपको ये लगा था कि भाई 2025 में, मान लो 2020 में आपने खरीदा था, और आपको ये लगा कि 2025 में जो गोल्ड का प्राइस है वो 75 हो जाएगा। आपने ये अंदाजा लगाया था, इसलिए आपने गोल्ड बॉन्ड को परचेज किया था। लेकिन सरकार ने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। देखा, इंटरेस्ट रेट तो आपको मिल ही रहा है, वो हर 6 महीने बाद, उसमें दिक्कत नहीं है, वो तो सेमी एनुअली आपको मिलता ही है। अब आप 2025 में उम्मीद लगा के बैठे थे कि आपको 75-76 के मिलेगा 5 साल के बाद, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन गोल्ड का प्राइस तो कम हो गया, सरकार ने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। आप जहां 75 की उम्मीद लगा रहे थे, आपको कितना मिलेगा, 67,000 रुपीज। आपको तो नुकसान है ना। आपने जिसने पहले गोल्ड बॉन्ड परचेज किया है उसको आज नुकसान है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी के ऊपर जो आपको पैसा मिलता है वो करंट प्राइस में मिलता है, जो आज का प्राइस है, 5 साल पहले वाला प्राइस नहीं। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसने खरीदा हुआ है, उसको नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ने इसको क्यों, गवर्नमेंट ने इसकी अलग अलग रीजनिंग दी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक तो हम लोग चाहते हैं कि लोग ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट ना करें, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग जो होती है, कालाबाजारी होती है, वो ना करें, इसलिए हम लोगों ने इसको किया है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ्यूचर में इसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि अब अगर आप गोल्ड बॉन्ड परचेज करोगे 2025 के अंदर, आप कम पैसे में ज्यादा बॉन्ड खरीद सकते हो। तो जो पुराने वाले इन्वेस्टर उनको नुकसान है, जो नए वाले इन्वेस्टर उनको फायदा है, क्योंकि अभी आपको कम पैसे में ज्यादा गोल्ड बॉन्ड मिल सकता है। तो ये सरकार ने बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है। देखिए, ये थोड़ा सा इकोनॉमी का टॉपिक रहता है तो हल्का सा हो सकता है इसको समझने में दिक्कत आई, हालांकि मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में बताने का। बस आपने सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदने की बजाय आप ये बॉन्ड खरीद सकते हो, जो कि गोल्ड के ही इक्विवेलेंट होते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड पे आप करंट प्राइस के हिसाब से उतना पैसा सरकार से ले सकते हो। हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, जो कि अराउंड 2.5% के आसपास होता है। इतना आपने याद रखना है बस। अब देखिए जरा बेनिफिट क्या है गोल्ड बॉन्ड खरीदने के। बेनिफिट बहुत सारे हैं। देखो, तो मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी वाली टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि गोल्ड को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल। तो आप घर पे भी नहीं रख सकते, बाहर भी नहीं रख सकते, लोग जो है वो स्नैचिंग करके भाग जाते हैं। दूसरा, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, जब गोल्ड बेचते हो ना खरीदने के बाद, तो उसकी जितना कीमत होती है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, तो वो टेंशन खत्म हो जाती है आपको, राइट। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको हर 6 महीने बाद, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो जब मैच्योरिटी पीरियड पे आपको पूरा मूलधन मिलेगा, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं देना है। और ये जो सिक्योरिटी गोल्ड बॉन्ड है, आप इसको कोलैटरल के रूप में लोन भी ले सकते हो बैंक से। अब देखिए, मान लो आपने 5 साल के लिए खरीदा था, लेकिन आपको 2 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई एकदम से, तब बैंक में जाके गोल्ड तो नहीं, वो बॉन्ड तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये बॉन्ड आप एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दूसरे बैंक में रख के लोन ले सकते हो। तो ये सिक्योरिटी का काम भी करता है। तो बड़े सारे बेनिफिट हैं इसके। और अभी तक गवर्नमेंट 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्ट कर चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि अचानक से गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए हैं, तो कुछ लोगों के अंदर अभी थोड़ा टेंशन है कि इसको कंटिन्यू कर रखें कि ना रखें, है नहीं। तो वो इशू यहाँ पे चलता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। पैंगोंग सो, तो ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा पुराना ही है। पैंगोंग सो जो कि आपका पड़ता है लेह लद्दाख में, इसका जो 1/3 हिस्सा है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो ये पैंगोंग सो लेक बेसिकली इस तरह से रहती है। इसका जो 1/3 हिस्सा है वो इंडिया की साइड में है, और जो 2/3 हिस्सा है वो चाइना के पार्ट में पड़ता है। इसके बीच में से इंडिया और चाइना की बाउंड्री पास होती है।
चाइना क्या कर रहा है, उसके हिस्से में जो पेंगोंग सो लेक आते हैं उस पे एक ब्रिज बना रहा है, बेसिकली बहुत बड़ा ब्रिज बना रहा है। तो अभी पार्लियामेंट में अपोजिशन वाले सरकार को भैया क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने ये ब्रिज क्यों बनने दिया, फलाना फिलाना वो सब चल रहा है। खैर सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो चाइना की टेरिटरी में है। अगर कल इंडिया अपनी टेरिटरी पे ब्रिज बनाता है इस तरह से, तो चाइना भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा आपको इस लेक के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये पेंगोंग सो लेक है। पेंगोंग सो लेक का मीनिंग क्या होता है? ग्रासलैंड लेक होता है इसका मीनिंग, ठीक है। 4350 मीटर की हाइट पे है ये, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर मतलब सोल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, इतना ध्यान रखना आपने। ये एंडोरिटिक है। एंडोरिक का मतलब ये होता है कि भाई देख, एंडोरिक ड्रेनेज सिस्टम उसको बोलते हैं जो कि ओशन से कनेक्टेड नहीं होती है। अगर कोई लेक जो है एंडोरिक है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी रिवर इसके अंदर ड्रेन नहीं करती है और ना ही कोई रिवर यहां से निकलती है। तो ये अपने आप में एक आइसोलेटेड है, इंडिविजुअल है, एलियनेटेड है, इससे कोई रिवर सिस्टम नहीं जुड़ा हुआ है। और जितने भी पानी इसके अंदर आता है वो कैसे आता है? रेनफॉल की वजह से आता है, स्नोफॉल की वजह से आता है, ठीक है। उसके अलावा रिवर इसके अंदर पानी नहीं डालती है। और यहाँ पे इवेपोरेशन भी काफी हाई होता है, विंट समर्स में बहुत इवेपोरेशन होता है, और इसलिए इस रिवर का जो वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होता है। ये जो लेक है वो कई बार कलर चेंज करती है, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर अलग अलग साल में चेंज करती है, बिकॉज इसके अंदर कुछ अलगे वगैरह पाए जाते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें भी हमने देखा होगा पेंगोंग सो लेक को दिखाया हुआ है एंड वाले सीजन में। और टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है ये। तो जो टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं तो भाई लिटरिंग वगैरह करते हैं, सामान कूड़ा कचरा इधर उधर फैला देते हैं, पोल्यूशन होता है, तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे है पेंगोंग सो लेक। चलिए, द लिक्विडिटी कवरेज रेशो, LCR, इकोनॉमी का टॉपिक है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा ऊपर से बताऊंगा जो कि प्रीलिम्स के लिए जरूरी होता है। देखिए, जो बैंक होते हैं ना, बैंक के ऊपर हमेशा रिस्क रहता है। बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो, करंट अकाउंट ओपन कराते हो, आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो बैंक में। लेकिन मान के चलिए बहुत सारे लोग बैंक में अचानक से पैसा डिमांड करने लग जाएं, बहुत सारा पैसा आप अचानक से विड्रॉ करने लग जाओ, तो बैंक टेंशन में आ जाएगा, बैंक बैंकरप्ट हो सकता है अचानक से। तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको जब पैसा देना पड़ता है बैंक को, तो बैंक के पास हाईली लिक्विड एसेट होने चाहिए जिनका यूज करके बैंक अपने कस्टमर्स को पैसा रिटर्न कर सके। अगर आप मान लो बैंक में एटीएम लेके गए, आप बैंक में जो है चेक लेके गए, आपने बैंक से पैसा निकालना है, बैंक कह रहा है भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है क्योंकि कानून ये कहता है कि इट्स अ डिमांड अकाउंट। जब भी आप डिमांड करोगे बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा, और अगर बैंक पैसा नहीं दे पा रहा है इट्स अ वायलेशन ऑफ लॉ तो है ही। कस्टमर्स का वेलफेयर भी तो डैमेज हो रहा है ना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारा ट्रस्ट भी तो डैमेज हो रहा है ना उस सब चीजों की वजह से। तो इसीलिए LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। बैंक के पास कुछ ऐसे हाईली लिक्विड एसेट होने चाहिए जिनको बैंक तुरंत बेचकर कस्टमर्स को पैसा दे सके। बैंक ये नहीं कहना चाहिए देखो आज मेरे पास पैसा नहीं है, कल आना, अगले हफ्ते आना, नहीं। ऐसे एसेट बैंक के पास होने चाहिए जो हाईली लिक्विड हों, जिनको बैंक तुरंत बेचकर कस्टमर को पैसा दे सके, क्योंकि ये मैंडेटरी है। बेसल जो अकॉर्ड है जो स्विट्जरलैंड के अंदर बनाए गए थे, बेसल 3 अकॉर्ड, उसमें इसको मैंडेटरी किया गया है। बैंक के पास कम से कम इतना लिक्विडिटी होना चाहिए जो 30 दिनों तक कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके, इतना होना चाहिए, जरूरी है। तो क्या एसेट हो सकते हैं बैंक के पास? बैंक के पास जो कैश होता है, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं जिसको बैंक तुरंत बेच सकता है, जो SLR होता है तुरंत बैंक उसको यूज कर सकता है, जो MSF होता है, मैर्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको तुरंत बेच के बैंक पैसा अरेंज कर सकता है दूसरे बैंकों से, या RBI से भी पैसा अरेंज कर सकता है और तुरंत अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकता है। इसे बोलते हैं आपका LCA। इतना आपको याद रहेगा, इतना ही करना है। देखिए वैसे तो कुछ टर्म्स यहाँ पे मैंने यूज की हैं, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। ये टर्म्स प्लीज आप जाएं, इसको थोड़ा सा गूगल करें, उसमें देखें क्या है ये, और कर सकते हो आप इसको, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है क्योंकि टॉपिक आज इसके बारे में था नहीं, टॉपिक द लिक्विडिटी कवरेज रेशो के बारे में था। एक बार ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। बैंक के पास कुछ ऐसे एसेट होने चाहिए जिनका यूज करके बैंक तुरंत कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके, जैसे कैश होता है,
ठीक है। अब जैसे बैंक के पास लैंड है, अब लैंड बैंक तुरंत तो नहीं बेच सकता, तो लैंड क्या है, वो हाईली लिक्विड नहीं है ना, लेकिन जो एसएलआर है वो हाईली लिक्विड है। अब मान लो एसबीआई के पास पैसे की कमी पड़ गई, कस्टमर से डिमांड ज्यादा आ रही है, तो तुरंत मिनट के अंदर, सेकंड्स के अंदर एसबीआई अपने एसएलआर को पीएनबी को बेच सकता है, पीएनबी उसको तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये हाईली लिक्विड हुआ ना, दिस इज हाईली लिक्विड। ठीक है, चलिए लिवरमोरियम क्या है, तो जो हमारी एक एलिमेंट्स की टेबल होती है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो एक नया एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, बनाया बेसिक लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 116, इसका नाम रखा गया है लिवरमोरियम। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, ठीक है, अभी इसका नाम हम लोगों ने चेंज करके लिवरमोरियम कर दिया। 2000 के अंदर एक रशियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन अभी फाइनली इसको बना दिया गया है, जो बर्कले यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उन्होंने इसको बनाया है। इतना आपको याद रखना, हाईली हाईली रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये नेचर में पाया नहीं जाता है, ठीक है, नेचर में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता नहीं है कि कैसे हमें इंपैक्ट करता है। अभी हमें नहीं पता है इसका कि यूसेज क्या होंगे, अभी सिर्फ इसको रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन क्या अभी हमें नहीं पता है। बट फिर भी चलो, लिवरमोरियम आपने याद रखना है, ये वर्ड आपने याद रखना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। पहले इसका नाम यूनोहेक्सियम हुआ करता था, मैं थोड़ा भूल गया था, ध्यान रखना आपने इसको। फिर बाद में 2012 में हम उसका नाम चेंज करके हम लोगों ने लिवरमोरियम कर दिया। तो वो टेबल नहीं आती थी स्कूल में, है ना, पीरियोडिक टेबल वाली टेबल आया करती थी, इस तरह से वो होती थी, आपने देखा ही होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके उसको बड़ा ट्रिक से हम लोग याद किया करते थे। तो उसके अंदर 116 जो है वो ऐड कर दिया गया है लिवरमोरियम, इतना आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आज अपना जो मेंस वाला टॉपिक है वो आएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाला। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक में हम लोग वीडियो बनाएं। थैंक यू, जय हिंद।